सोप एंड डिटर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सोप एंड डिटर्जेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको सोप एंड डिटर्जेंट के सभी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का होगा व्हाट इज सोप। यहाँ हम सोप की डेफिनेशन और सोप के एग्जांपल की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। नेक्स्ट इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यहाँ हम क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप और मिसेल फॉर्मेशन जैसे टॉपिक भी कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज डिटर्जेंट और लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सोप से। सोप की सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट डेफिनेशन जो पॉसिबल है, हम बोल सकते हैं सोप आर क्लीनिंग एजेंट और क्लींजिंग एजेंट विच रिमूव डर्ट एंड हैव क्लीनिंग एक्शन इन वाटर आर कॉल्ड सोप। केमिकली अगर हम सोप की बात करें तो केमिकली सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को ही हम सोप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पामिक एसिड एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है जिसमें 15 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। उसका सोडियम सॉल्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। और सोडियम पामिटेट का फॉर्मूला हो जाता है C15H31COONA। अब ये सोडियम पामिटेट बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप में। प्रिपरेशन ऑफ सोप को समझने से पहले, सोडियम पामिटेट की प्रिपरेशन समझने से पहले हम एक जर्नल रिएक्शन समझ लेते हैं जो किसी भी सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए यूजफुल होती है। ये RCOOR ये एक एस्टर का फॉर्मूला है और एस्टर्स जो होते हैं वो फैट या ऑयल में मिलते हैं। ये फैट या ऑयल में मिलने वाले एस्टर्स को जब रिएक्ट आप कराते हैं डाइल्यूट एल्कली लाइक NaOH और KOH से, तो क्या होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। होता कैसे है ये, यहाँ देखिए, यहाँ एस्टर का एक R ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्कली के OH ग्रुप जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं ROH। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एस्टर जो कि होता है RCOO और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एल्कली जो होता है Na, ये आपस में कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। अब एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम पामिटेट कैसे बनता है। सोडियम पामिटेट बनाने के लिए हमें ऑयल या फैट लेना होता है, ट्राइपामिटीन। ट्राइपामिटीन जो होता है वो किस में मिलता है, फैट या ऑयल में मिलता है, और इसका ये बड़ा सारा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये बड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है ये एक एस्टर ही, जो हमने अभी यहाँ बात किया ना एस्टर की, ये एस्टर ही है। जैसे एस्टर में 2 R ग्रुप में, ये एक R ये है, एक R ये है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यहाँ ट्राइपामिटीन के केस में ये दोनों ही डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है देखो, समझो। यहाँ पे ये R वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन का एक R है, CH2 CH CH2, और दूसरा R जो है एस्टर का यहाँ पे C15H31 है। ये वाला R जो है वो कनेक्टेड है और ये C15H31 के ये R हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। अब जब इसकी रिएक्शन, ट्राइपामिटीन की रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं, मतलब एल्कली जब इसमें ट्राइपामिटीन में ऐड करते हैं, तो होता क्या है कि ये एस्टर का ये वाला ग्रुप RCOO वाला ग्रुप और NaOH के Na मतलब एल्कली का Na ग्रुप, यहाँ क्योंकि ये 3 हैं अलग अलग, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे 3 Na यहाँ से यूज होंगे और ये आपस में कंबाइन होकर फॉर्म कर देते हैं सोडियम पामिटेट, जिसको आप सोप बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है ट्राइपामिटीन का, ये वाला पार्ट, इसमें ये बचा हुआ है CH2 CH और CH2, और यहाँ से 3 NaOH में से 3 OH बचे हुए हैं, तो सभी के ऊपर एक एक OH लग जाता है, सभी के ऊपर एक एक OH लग जाता है। और इस तरह का ये वाला जो है जिसमें 3 OH हैं, OH है तो एल्कोहल ही होगा, और इसका नेम हो जाता है क्या, ग्लिसरॉल। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्राइपामिटीन से जो सोडियम पामिटेट बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तो हमारा हो गया केमिकल फॉर्मूला C15H31COONA। अब इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो किस किस तरह से कर सकते हैं, देखो इसके C15H31COONA सोडियम पामेटेट अभी हमने जस्ट बनाया है इसको। अब हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला C15H31, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या है ये? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने। C15H31 को आप स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बना सकते हो, CH3 CH2 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 एंड सो ऑन। यहाँ पे 15 कार्बन और 31 हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइन हो गए हैं इस तरह से। और COONA ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग से मैंने लिख दिया है। अब इसको बार बार अगर इस तरह से ही लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला को तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसमें से कार्बन को रिमूव कर देते हैं और इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन हटा दिया, रिमेनिंग जो इसके बॉन्ड्स हैं उनको रख दिया। तो यहाँ पे ये जो बैंड हैं और ये कॉर्नर हैं, तो ये सभी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैसे करके हम इसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इस तरह से इस सोप के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है। एक तो हम इस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिख दें, एक हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दें, एक हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दें। 3 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम सोप के देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सोप मॉलिक्यूल में नेम क्या क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि ये वाली जो लॉन्ग चेन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, एक तो ये वाली चेन है और एक ये वाला पार्ट है जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है COONA, ये वाला COONA, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं। तो इस वाले पार्ट को अब आप देखेंगे, इसको देखने से तो ये इंसेक्ट का एक स्ट्रक्चर लग रहा है, इंसेक्ट जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, और इस इंसेक्ट के ये हेड लग रहा है और ये टेल जैसी लग रही है। तो नेम भी हम इसको इसी तरह से दे देते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल के 2 नेम हो जाते हैं। जो टेल जैसा दिखाई देता है, इंसेक्ट की टेल जैसा, उसको टेल बोल देते हैं, और जो हेड जैसा दिखाई देता है उसको हेड बोल देते हैं। अब इसका नेचर जो है, टेल किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है तो इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल देते हैं। और इसमें अगर बात करें हेड वाले पार्ट में, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है किसके बीच में, ये फंक्शनल ग्रुप के बीच में, इसीलिए इसको बोल देते हैं आयनिक पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें आयंस हैं, इसीलिए इसको आयनिक पार्ट बोल देते हैं। इनके टेल के और हेड के 2 नेम और हैं। अब इनके नाम और देखते हैं, उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि पोलर का मतलब क्या होता है। पोलर का मतलब होता है विच है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स कौन से वाले पार्ट में, आप देख के बताओ, हेड वाले पार्ट में। तो हेड वाले पार्ट को आयनिक पार्ट के साथ साथ में क्या बोल सकते हैं हम, पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं। और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं हैं, कौन से वाले, टेल वाले पार्ट, इसको हम बोल देते हैं नॉन पोलर पार्ट। अब नेक्स्ट एक बात और समझिए कि वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, हमें जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखना, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। और वो पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पोलर पार्ट से अट्रैक्ट होता है, और वाटर को लैटिन में बोलते हैं हाइड्रो, और अट्रैक्ट होने को या लविंग को बोलते हैं फिलिक। तो जो पोलर वाला पार्ट है, इस पोलर पार्ट को या आयनिक पार्ट को या हेड को एक और नाम दे दिया जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसा पार्ट जो वाटर से अट्रैक्ट होता है, कौन सा, पोलर पार्ट, तो हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता, वाटर से दूर भागता है, कौन सा वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, उसको बोलते हैं फोबिक। दूर भागने को बोलते हैं फोबिक। तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब ऐसा पार्ट जो वाटर से दूर भागता है, वाटर के अपोजिट नेचर का होता है। वाटर पोलर नेचर का है और ये नॉन पोलर नेचर का है, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो आप ये 4 नेम याद रखें। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन। इतना समझने के बाद में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए इसको। क्लीनिंग एक्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोई क्लॉथ जो है वो डर्टी कैसे होता है, गंदा कैसे होता है। देखिए, क्लॉथ के ऊपर अगर कोई एक ऑयल ड्रॉप लग जाती है, अब ये क्लॉथ के ऊपर ऑयल ड्रॉप ही क्यों लगती है ये समझिए। जब हम किसी भी क्लॉथ को पहनते हैं तो हमारी स्किन में प्रेजेंट ऑयल ग्लैंड्स की वजह से स्किन जो क्लॉथ है उसके ऊपर क्या लग सकता है, एक छोटा सा स्मॉल माइन्यूट ऑयल ड्रॉप लग जाता है।
छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल माइन्यूट ऑयल ड्रॉप लग जाता है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी स्किन में वो कंटिन्यू ऑयल का सीक्रेशन करती रहती हैं। जब ये ऑयल का स्मॉल स्पॉट लग जाता है क्लॉथ के ऊपर, तो उस ये ऑयल का स्पॉट जो है वो डर्ट और डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डर्ट और डस्ट। तो ये डर्ट और डस्ट आपस में मिलकर एक डर्ट कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, जिससे हमारा क्लॉथ जो होता है वो डर्टी हो जाता है। अब आप यहाँ समझिए कि ये जो डर्ट कॉम्प्लेक्स बना है उसका नेचर कैसा है, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि ऑयल जो होता है, ऑयल का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर होता है। और डर्ट में मेनली क्या है, आपका ऑयल ड्रॉप ही है, उसकी वजह से ही बना है। तो इसका ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है उसका नेचर भी कैसा है, नॉन पोलर। और हम इस क्लॉथ को क्लीन किससे करना चाहते हैं, वाटर से। वाटर से क्लीन करना चाहते हैं कि वाटर इजीली अवेलेबल होता है, और वाटर का नेचर हम जानते हैं कैसा होता है, पोलर। और हम ये भी जानते हैं सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल से कि सेम डिजॉल्व सेम्स, मतलब नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, उसको उसमें नॉन पोलर जो सब्सटेंस है या कॉम्प्लेक्स है इसको डिसॉल्व कराना चाहते हैं, इससे रिमूव कराना चाहते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वाटर जो है वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इस नॉन पोलर इम्प्योरिटी या नॉन पोलर इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व नहीं कर पाता है। और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, सोप मॉलिक्यूल की। अब सोप मॉलिक्यूल की ही हेल्प क्यों ली, इसका समझना, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल जो है वो इंटरकनेक्शन का काम करता है, इंटरमीडिएट या इंटरकनेक्शन का काम करता है। क्योंकि सोप के एक पार्ट जो है वो पोलर पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट दोनों हैं इसमें। तो ये सोप क्या करेगा, बीच में आ जाएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा। और बीच में आने से क्या होगा, ये पोलर वाला पार्ट तो किससे अटैच हो जाएगा, वाटर से, और नॉन पोलर वाला पार्ट जो है वो किससे अटैच हो जाएगा, इस डर्ट कॉम्प्लेक्स से। ये वाला जो डर्ट कॉम्प्लेक्स है इससे अटैच हो जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं, लेकिन इसका छोटा सा एक सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। इस तरह का सोप मॉलिक्यूल नहीं, इस तरह से भी सोप मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमने इस तरह की एक जिगजैग लाइन बनाई जो टेल है, और इस तरह से एक सर्कल बनाया जो कि हेड है। इसको हम समझ चुके हैं। अब हम ये भी जान चुके हैं कि जो हेड वाला पार्ट है वो पोलर पार्ट है और टेल वाला पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट है। ये हमने लिख लिया, इतना ही हमें काम आने वाला है अभी। अब जैसे ही आप इसमें वाटर से इसको वेट किया और वेट करने के बाद सोप अप्लाई किया, तो सोप का नॉन पोलर पार्ट है। और ये जो डर्ट एक कॉम्प्लेक्स है, ये डर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका भी नेचर कैसा है, इसका नेचर भी कैसा है, नॉन पोलर है। इसका भी नेचर नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर नेचर वाला पार्ट, ये डर्ट जो है, इसके चारों तरफ ये सोप मॉलिक्यूल आएंगे, तो सोप का टेल वाला पार्ट जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। क्योंकि नॉन पोलर है ये वाला इम्प्योरिटी या ये कॉम्प्लेक्स भी नॉन पोलर है, और सोप का ये टेल वाला पार्ट भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, और इस तरह से एक क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल का। और इस सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल के क्लस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्लस्टर फॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो सोप मॉलिक्यूल है उसने ऑयल जो है उनके पार्टिकल्स को सभी को अपने टेल में डिसॉल्व कर लिया है। अब आगे क्या होगा, वाटर जैसे है ये चारों तरफ, वाटर जो है वो इसके पोलर वाले पार्ट, जो इसका हेड वाला पार्ट है, पोलर वाले पार्ट में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर का नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। और ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ अरेंज इस तरह से हो जाएंगे। टेल के हेड के साथ में वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और इन वाटर के साथ में और वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो जब इसको आप एजिटेट करेंगे, इसको रिंस करेंगे, तो सारा का सारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑयल को लेके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब ऑयल जो है इस टेल के साथ में पूरा का पूरा ऑयल डिसॉल्व होके रिमूव हो गया इस क्लॉथ से दूर होते ही ऑयल के यहाँ पे क्या बचेंगे, डस्ट के पार्टिकल या डर्ट के पार्टिकल बचेंगे। वो क्योंकि वो हैवी होते हैं वाटर से, वो वाटर में सेडिमेंट हो जाएंगे, और यहाँ क्लॉथ के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा क्लीनिंग एक्शन होता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ सोप। सोप जो होते हैं वो बहुत अच्छे क्लीनिंग एजेंट हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन है कि वो सोप आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसमें सोप्स जो होते हैं वो एक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके दो रीजन हैं, यहां पे आपके सामने लिखे हुए हैं, दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन क्या है कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सेस होती है, और जब सोप को उसमें ऐड किया जाता है तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप फॉर्मिंग इनसॉल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये जो होते हैं, जैसे ये तो सोप है, ये हमने अब देखा सोडियम पार्मेटेट है, और जब ये MgCl2 कहाँ होगा? आपके हार्ड वाटर में होगा। हार्ड वाटर में ये MgCl2 होगा और CaCl2, कैल्शियम और मैग्नीशियम के और भी सॉल्ट होते हैं, इनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं उनकी एक्सेस होती है हार्ड वाटर में। और जब ये आपस में सोप अप्लाई करते हैं हम हार्ड वाटर में, तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट ये मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इस सोडियम को रिप्लेस करके इस तरह से डाइमर फॉर्म कर देते हैं, और ये डाइमर जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारा सोप जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है और बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है। इसलिए हार्ड वाटर में बोलते हैं कि सोप को यूज नहीं करना चाहिए, सोप का एक्शन नहीं हो पाता है। सेकंड रीजन क्या है कि जब सोप जो हार्ड वाटर में अप्लाई करते हैं, व्हेन हार्ड वाटर इज यूज सोप फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट कॉल्ड स्कम। स्कम फॉर्म होता है। स्कम जो होता है वो कैसा होता है? विच स्टिक टू द क्लॉथ बीइंग वॉश्ड। उसके ऊपर स्कम बन जाता है। स्कम मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये जो प्रेसिपिटेट है ये कैसे हैं? स्टिकी हैं, वो क्लॉथ के ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। जबकि ये वाला पार्ट जो था वो अगर सिर्फ इस फॉर्म में रहता तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा था? डर्ट को रिमूव कर रहा था, ऑयल को रिमूव कर रहा था, जैसा कि हमने अभी देखा है। लेकिन जब इसमें ये फॉर्म हो गया तो स्कम बन गया, तो स्कम जो है क्लॉथ के ऊपर स्टिक हो जाता है और क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हार्ड वाटर में सोप जो होते हैं वो अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। अब इसकी वजह क्या है कि ये COONA वाला पार्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव पार्ट है। अब हम क्या करें कि अगर हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग करनी है तो इस वाले पार्ट को क्या करें, हम चेंज करें इस वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट तो नॉन पोलर वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें अल्टरेशन करने होंगे, और अल्टरेशन करेंगे तो क्या फॉर्म करना होगा? हमें डिटर्जेंट्स फॉर्म करेंगे। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट और सोपलेस सोप। इनका नेम क्या है? सोपलेस सोप भी इनको बोला जाता है। केमिकली क्या होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिकली सिंथेटिक डिटर्जेंट इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान देना है इसमें कि ये वाली जो लॉन्ग चेन है वो तो एज सच रही, हमने चेंज क्या किया? COONA था सोप में, तो उसकी जगह हमने क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और उसमें सोडियम सॉल्ट बना दिया उसका। SO3H जो होता है उसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और बेंजीन इस वाले स्ट्रक्चर को बेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पैराडोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये नेम याद रखना चाहें याद रख सकते हो, सिर्फ इतना सा भी याद रख सकते हो, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या फिर क्या हो सकता है? ये लॉन्ग चेन वाला ये C12H25 लॉन्ग चेन ये हुआ, और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से हमने क्या किया? COONA वाले पार्ट की जगह पे क्या बना दिया? ये बना दिया सल्फोनिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं? सोडियम भी नहीं लगाएं, हम क्या करें? यहाँ पे सोडियम भी क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है, अमोनियम सॉल्ट बना दें। सोडियम सॉल्ट नहीं बना के हम क्या कर सकते हैं? अमोनियम सॉल्ट भी बना सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी डिटर्जेंट्स की। अब डिटर्जेंट की प्रिपरेशन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे होता है। ये वाला पार्ट जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था वो पार्ट हम कहाँ से ले रहे थे? उसमें तो ऑयल या फैट में ले रहे थे, लेकिन यहाँ हम किससे लेते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड बाई
रिएक्टिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है ना, कार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, उसको लेने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट में? पेट्रोलियम का। और किसके रिएक्शन करा रहे हैं? पेट्रोलियम की, सल्फ्यूरिक एसिड की, और उससे क्या प्रोडक्ट बना रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट में मैंने इस तरह से लिखा है, जैसे हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन कहां से लिया है हमने? पेट्रोलियम से। हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगी? ये हाइड्रोकार्बन चेन बनेगी। रिएक्शन करवाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, उससे जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाई, तो बन गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिटर्जेंट भी बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो डिटर्जेंट के बारे में आप दो वर्ड जरूर से याद रखें, दीज आर लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इनका सोर्स जो होता है वो ऑयल या फैट नहीं होता, इसका सोर्स होता है पेट्रोलियम ऑयल। इसका सोर्स क्या होता है? पेट्रोलियम या पेट्रोलियम ऑयल होता है। डिटर्जेंट्स को पढ़ने के बाद में, अब इतना जानने के बाद में हमने सोप के बारे में डिस्कस कर लिया, डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे जो हमने सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में सारी बातें पढ़ी हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो, पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद सोप, और उसके बाद डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन। अभी देखा है सोप जो होते हैं दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं। केमिकली दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ COO ग्रुप होता है, RCOO बोल सकते हैं, यहाँ पे R बेंजीन और उसके बाद में SO3Na होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो सोप में वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से ली जाती है, यानी ऑयल या फैट से लेंगे, जबकि डिटर्जेंट में किससे होती है? हाइड्रोकार्बन चेन कहाँ से आती है? पेट्रोलियम का यूज करके लगाई जाती है। यूज की बात करें तो सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जिसको स्कम बोलते हैं। अभी हमने रिएक्शन भी देखी है। और इस डिटर्जेंट जो होता है वो बनाए ही इसलिए थे क्योंकि वो हार्ड वाटर में एक्ट कर सकें, वहां पे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म ना हो हार्ड वाटर के साथ में। अब हार्ड वाटर क्या होता है आप जानते ही हैं, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। और हार्ड वाटर को सॉल्टी वाटर भी बोल सकते हैं। सी वाटर या सॉल्टी वाटर भी हार्ड वाटर ही होता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर में सोप जो होते हैं वो वर्क नहीं करते, क्योंकि वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में इजीली फोम फॉर्म कर देते हैं। और लास्ट है कि सोप का नेचर जो होता है मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। जनरली, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी में कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नेचर के भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये डिफरेंस हुए सोप एंड डिटर्जेंट के। तो हमने इस वीडियो में सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पॉसिबल हैं, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।